नमस्कार मेरे सभी साथियों को जिला दर्शन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिला दर्शन के अंदर हम गंगानगर कर चुके हैं और आज हम जो डिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं वो आपका डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, जिस पर एक देवीय प्रभाव और किसी देवताओं के नाम पे इसका जो नाम पड़ा हुआ है वो आपका डिस्ट्रिक्ट आता है। कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की बिल्कुल बारीकियों को समझते हैं। जैसे कि आप सभी नक्शे में जानते हो कि नक्शा में जैसा कि आप देख पाते हो कि राजस्थान के अंदर उत्तरी जो दूसरा जिला आता है, उत्तरी जिला सबसे गंगानगर, श्री गंगानगर, इसके जस्ट बराबर जो जिला आता है दूसरा उत्तरी डिस्ट्रिक्ट वो आपका हनुमानगढ़ आता है। चलो आज हम हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं। क्या है हनुमानगढ़ के बारे में? जैसा है कि आपको सबको पता है हनुमानगढ़ के बारे में, लोकेशन जो आती है ये हनुमानगढ़ सबसे, जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे उत्तरतम पूर्वी साइड में सबसे उत्तरतम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आपने हनुमानगढ़ की शेप को देखा, बड़ी शानदार लगी आपको। अब हनुमानगढ़ को लेकर है क्या इतिहास, क्या वो देखो। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम, इसे बोला करते थे भटनेर, इसे बोलते थे भटनेर के नाम से इसे जाना जाता था। इतिहास ये बोलता है कि यहां पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था भूपत सिंह भाटी। आज जो आप ये हनुमानगढ़ देख रहे हो ये वाला, ये हनुमानगढ़ भटनेर, इसका जो प्राचीन नाम था भूपत सिंह भाटी। ये आदमी कौन है? आपने नाम सुना होगा भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण की 9वीं पीढ़ी का वंशज माना जाता है। मतलब ये भूपत सिंह जो मूल रूप से भाटी नाम बाद में पड़ा, लेकिन ये मूल रूप से यादव वंश का व्यक्ति है। ये मूल रूप से यादव वंश का व्यक्ति माना जाता है भूपत सिंह। और यहां पर आते हैं, यहां पर आके इनको शॉर्ट रूप से भट्टी के नाम से जाना जाता था। भट्टी, इनको भट्टी भट्टी बोला करते थे और भट्टी के कारण ही इनके नाम क्या लगा? भाटी लगा। और राजस्थान में एक नए वंश ने एक नया मोड़ लिया, यादव थे, वही आगे चल के क्या कहलाए? भाटी कहलाए। तो भूपत सिंह भाटी इस प्रकार से अपना रोल अदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 9वीं पीढ़ी के वंशज ये मूल रूप से माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया? भूपत सिंह भाटी ने 285 ईस्वी के अंदर, 285 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि एक क्षेत्र पड़ता है योधे प्रदेश के नाम से, प्रदेश था योधे प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हो योधे प्रदेश क्या है। योधे प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक का नाम है श्री गंगानगर, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, श्री गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। इन दोनों के भाग को पहले ये दोनों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पहले योधे प्रदेश के रूप में जाना जाता था। योधे प्रदेश में पंजाब का भी कुछ भाग सम्मिलित है, योधे प्रदेश में हरियाणा का भाग भी कुछ सम्मिलित है और योधे प्रदेश में कुछ पाकिस्तान का भाग भी सम्मिलित था। जबकि इस मध्य इसकी राजधानी हुआ करती थी योधे प्रदेश की, जो पंजाब क्षेत्र में आती है। और योधे प्रदेश का राजस्थान में प्रमुख केंद्र रंग महल हुआ करता था। ठीक है जी। अब इस योधे प्रदेश में भूपत सिंह भाटी आए और यहां इन्हें एक नदी नजर आई जिसका नाम घग्गर नाम था। उस टाइम उसको घग्गर के नाम से जानते थे। ये सब बात है 285 ईस्वी की। ये सोर्स आपको 295, 297 भी कहीं ना कहीं आपको अवशेष के रूप में मिल जाएगा। लेकिन आप सबको ये बात ध्यान रखनी है, कैसे? 285 ही आपको याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ऑथेंटिक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, आगे देखो, आगे इसको लेकर और क्या विशेष बात आती है। भूपत सिंह भाटी ने यहां एक नगर की स्थापना कर दी 285 में और उस नगर को हम नाम देते हैं भटनेर नगर। भटनेर नगर की स्थापना करने वाले कौन थे? भूपत सिंह भाटी थे, जिन्होंने 285 ईस्वी में भटनेर नगर की स्थापना कर दी। और ये यहां एक फोर्ट बना दिया। इन्होंने क्या किया, जैसे आप मान सकते हो, जैसा कि आपके सामने ये डिस्ट्रिक्ट जो आप देख रहे हो, बड़ा ही शानदार, इसकी जो लोकेशन बता देता हूं कैसे है। जैसा आप ये डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, जैसा आप ये डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, यहां बराबर में एक नदी इस प्रकार से आ रही है। ठीक है, ये क्या आ रही है? बराबर में एक नदी आ रही है। ये लो जी नदी। अब क्या था, ये जो नदी है, इस नदी के ये वाला तट, इधर पानी जा रहा है, मतलब ये तट हो गया दायां और ये तट है बायां। भूपत सिंह भाटी ने इस घग्गर नदी के बाएं तट पर एक दुर्ग की स्थापना की और उसी दुर्ग का नाम था भटनेर।
ये दुर्ग कुल 52 बीघों में फैला हुआ है, 52 बीघों में फैला हुआ है। 52 इसके अंदर कुल मिला के बुर्ज होते हैं, 52 इसके अंदर कुल कुएं हुआ करते थे। ठीक है जी। अब बाएं किनारे बना दिया भटनेर, और भाटियों का आज तक का सबसे बड़ा निर्माण यही है, इसलिए भटनेर दुर्ग को कहा जाता है भाटियों की शान, भाटियों की आन। और भाटियों की आन बान और शान कौन है? भटनेर दुर्ग ही भाटियों की आन और शान कहलाती है। ठीक है जी, ये होगी बात हमारी कंप्लीट। अब जैसे जैसे यहां पर समय परिवर्तित होता रहा, जब 285 का टाइम था तो आपको पता है मौर्य गुप्त काल का टाइम था, तो इसके बाद में धीरे धीरे और भी आगे परिवर्तन होता रहा। फिर राजपूत काल आया और इस दुर्ग ने बहुत से आक्रमण झेले। अब आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर, ये मान लो दैट सपोज हमारा इंडिया है, और इंडिया के अंदर यहां आपका राजस्थान है, राजस्थान के उत्तरी भाग में यहां आता है कौन सा एरिया? हनुमानगढ़ आता है। अब जितने भी बाहरी आक्रमण सारे इधर से हुआ करते थे, जितने भी आप विदेशी आक्रमण देख सकते हो, मैक्सिमम 90% जो आक्रमण हो रहे हैं वो इस दिशा से हुए हैं। और इस दिशा के अंदर यदि कोई सिरमौर है और सीना तान के खड़ा है, प्रहरी बन के, उत्तर के अंदर यदि कोई प्रहरी बन के खड़ा है तो वो था भटनेर, इसलिए उत्तर का प्रहरी। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला फोर्ट है तो वो कौन सा आएगा? भटनेर फोर्ट इस प्रकार से अपना रोल रखता है। सर्वाधिक जो लोकल आक्रमण हुए, देशी आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं तो वो किस पे हुए? अजमेर में, अजमेर दुर्ग में सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए हैं और विदेशी आक्रमण सर्वाधिक भटनेर फोर्ट के ऊपर हुए हैं। समय बीतता गया और ये अपना अस्तित्व और भी समृद्ध करता रहा। और अब जो राजस्थान का उत्तरी भाग है, यहां पर अधिपत्य जमा हो जाता है। प्रारंभ में यहां पर जाटों का भी कुछ समय तक राज रहा था, और जाटों के राज रहने के बाद में गुदारा, ये जैसे जोयार कई जाट है, इनका यहां अधिकार रहा था। लेकिन बाद में यहां पर राठौड़ों की शाखा स्थापित होती है। 1465 के बाद में यहां राठौड़ों का आगमन होता है। बीकाजी इस प्रदेश के अंदर अपने कदम रखते हैं और बीकाजी अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं करते, और ये नॉर्थ जो क्षेत्र है पूरा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू का प्रदेश, ये पूरा का पूरा बीकानेर के साम्राज्य के अंतर्गत आने लगा, और ये हमारा पूरा क्षेत्र बीकानेर रियासत के अंतर्गत हो गया। ठीक है। और जो आधुनिक समय है या मध्यकालीन इतिहास में मिलता है, इसके अंदर ये हमारे बीकानेर साम्राज्य का अंग था हनुमानगढ़। ठीक है जी, रह गया। यहां पर आप जानते हो यहां एक टिब्बी करके एक तहसील पड़ती है हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील है। टिब्बी तहसील की यदि हम बात करें, टिब्बी तहसील का संबंध राजस्थान से नहीं था, इसका संबंध था सिरसा से। सिरसा बोले तो सिरसा भी एक रियासत थी, सिरसा रियासत का एक परगना था टिब्बी। जैसे कि आज हम तहसील बोलते हैं, उस टाइम परगना बोला करते थे। सिरसा का परगना था टिब्बी। टिब्बी हमारे जो राजपूत शासक थे, बीकानेर के राठौड़ थे, उनको गिफ्ट में टिब्बी मिला हुआ था और उन प्रकार इनको दिया हुआ था टिब्बी बाद में मिलाया गया था, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। बीकानेर साम्राज्य की बात है। बीकानेर साम्राज्य के अंदर ही एक शासक हुए जिनका नाम है महाराजा सूरत सिंह। ये वही सूरत सिंह है जिन्होंने 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी। सहायक संधि करने वाले सूरत सिंह हैं। इन्हीं सूरत सिंह ने आक्रमण किया चुंगेर क्षेत्र पे। चुंगेर, जैसा कि कल आपको मैंने बताया था पहले वाले पार्ट में, चुंगेर क्षेत्र मतलब आप कह सकते हो चुंगेर पे आक्रमण करके इसका नाम सूरतगढ़ रखा, और 1804 के अंदर सूरतगढ़ नगर की स्थापना हुई। और इन्हीं सूरत सिंह ने, ये बता दूं आपको, हनुमान जी महाराज के परम भगत हुआ करते थे, और हनुमान जी महाराज का ध्यान करके और ये व्यक्ति भटनेर पर आक्रमण करते हैं। भटनेर पर जब आक्रमण किया उस दिन स्योंग से मंगलवार था और 10 अप्रैल का वो दिन था और 1805 की वो डेट थी। इस दिन यहां पर आक्रमण किया, और इस दिन यहां पे क्या था? मंगलवार। हनुमान जी का परम भक्त होने के कारण इस विजय का श्रेय हनुमान जी महाराज को प्रदान करते हुए, और सूरत सिंह ने इस भटनेर दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ इसका नाम रख दिया। और आज हनुमानगढ़ की पहचान है वो भटनेर के नाम से है, या भटनेर की पहचान हनुमानगढ़ के नाम से है। और ये हनुमानगढ़ की शान भटनेर। जैसे कि हमारे कमेंट में भी कई बार एक राय सिंह जी अपने प्रिय मित्र हैं, वो भी बुलावा दे रहे हैं कि जरूर सर हनुमानगढ़ के अंदर एक फोर्ट बना हुआ है, हनुमानगढ़ के नाम से भटनेर फोर्ट है। तो जरूर मैंने आपकी बात को ध्यान रखा, और आपकी बात को ध्यान रखते हुए मैं भटनेर के बारे में जिक्र कर रहा हूं। और राय सिंह जी, जरूर आपकी बात को मैं आधार मानूंगा, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके हनुमानगढ़ में आके जरूर भटनेर को देखे जाऊंगा। ओके, अब तो आप हैप्पी हो? नाउ हैप्पी? ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर जरूर आएंगे।
अब जी हनुमानगढ़ की बात हो रही थी। 1805 में हनुमानगढ़ नगर की होगी क्या स्थापना हो जाती है। ठीक है जी, हो गई। पर देश आजाद तो नहीं हुआ ना, देश आजाद नहीं हुआ। अब देश आजादी तक 1947 तक हनुमानगढ़ बीकानेर रियासत का अंग था। बीकानेर रियासत का अंग था। जैसा कि आप सभी को पता है 47 के बाद भी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बने थे। और आप सभी को पता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने क्या आता है, अस्तित्व के अंदर आता है। राजस्थान अपने अस्तित्व में 1 नवंबर 1956 के अंदर आया। उस दौरान राजस्थान के अंदर कुल 25 जिले हुआ करते थे और 26वां जिला ही इस दिन बना था, अजमेर बना था। ठीक है, 1 नवंबर तक तो थे 25, 1 नवंबर को हो गए कुल 26। इसके बाद में धीरे धीरे आप सबको बताया, मैंने जीके में खूब बता रखा है कैसे कैसे जिलों का निर्माण हुआ। तो ये जो 25 जिले ना, इन 25 जिलों के अंदर हनुमानगढ़ का नाम कहीं पर भी नहीं आता है। मतलब जब राजस्थान अपने अस्तित्व में आया, क्या उस समय हनुमानगढ़ अस्तित्व में था? नो, हनुमानगढ़ अस्तित्व में नहीं था। अच्छा, 1 नवंबर के समय हनुमानगढ़ सहायक अंग था श्री गंगानगर जिले का। श्री गंगानगर जिले के एक तहसील के रूप में विराजमान था, वो था हमारा हनुमानगढ़ हुआ करता था। लेकिन आगे चलकर आज कुछ समय पहले भी अपने विधायक थे, डॉक्टर राम प्रताप करके विधायक थे। उन व्यक्तियों का बड़ा ही शानदार इसके अंदर योगदान मिलता है। वो योगदान क्या है? बात है सन 1994 की। 1994 में यहां पर लोगों की मांग को देखते हुए और यहां पर 31वां जिला बनाने का राजस्थान में निर्णय होता है। और राजस्थान का जो 31वां जिला बनता है और वो हमारा हनुमानगढ़ बना। वो कैसे? डेट भी याद कर लेना। हनुमानगढ़ का जो जिला बनने के जो बर्थडे आता है, जिला जिस दिन बनाया गया था वो 12 जुलाई 1994 का दिन है। इस दिन बीकानेर के अंदर प्रयास किया था, डॉक्टर राम प्रताप ने किया था। और इनका संबंध बीजेपी से है, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं ये राम प्रताप। और इन्होंने धरना देकर हनुमानगढ़ जिले को बनाने में अपना पूर्णतः भरपूर सहयोग किया था। इस बात में पूर्णतः सच्चाई है। तो 31वां जिला 1994 को बनता है। कौन सा? हनुमानगढ़। 1994 के बाद में ही यहां ये जिला अस्तित्व में आ जाता है। और एक बड़ी ही तजुर्बे की बात है, जैसे ही हनुमानगढ़ जिला बना, जिला बनते ही अगली साल यहां पर पूरी तरह से भयंकर बाढ़ आ गई थी। और ये यहां घग्गर नदी की सबसे महान और भयंकर अंतिम बाढ़ मानी जाती है। और इस टाइम यहां घग्गर नदी के अंदर लगभग 40,000 क्यूसेक से पानी ज्यादा आ गया था। मतलब इस नदी में आमतौर पर 4 से 8,000 क्यूसेक पानी हर साल यहां पर आता है। जनरली यहां पर जो पानी आता है नॉर्मल रूप से वो 2,000 क्यूसेक पानी, क्यूसेक जल को मापने की इकाई होती है। और उस टाइम 94 के बाद 95 में यहां लगभग 40,000 क्यूसेक पानी आ गया था। क्योंकि कालका की पहाड़ियों में बरसात ज्यादा होने के कारण यहां बुरी तरह इतनी तबाही मची थी। तो ये इसकी लास्ट बाढ़ है। और इसी सन के अंदर जो आपने घग्गर नदी का अंतिम स्थान पढ़ा है फोर्ट आबास, उस फोर्ट आबास तक इस नदी का पानी गया था, जो इस नदी का अंतिम बिंदु माना जाता है। आजकल के इन 15-20 सालों की बात करें तो इस नदी का पानी अनूपगढ़ के आसपास से आगे नहीं जाता है। इतने इसके बारे में मिलता है। ठीक है जी, ये थी हनुमानगढ़ के इतिहास से लेकर आज तक, मतलब जिस दिन से ये बना है तब तक को लेकर इसकी एक रूपरेखा, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, किन किन व्यक्तियों के इसके अंदर योगदान है, वो मैंने सारी बातें कवर की। अब देखते हैं हनुमानगढ़ को लेकर और आगे की विशेषता क्या है। हनुमानगढ़ से संबंधित सांस्कृतिक महत्व, मतलब यहाँ के संस्कृति के महत्व की बात करें, मतलब हनुमानगढ़ के कल्चर की हम बात करते हैं कि हनुमानगढ़ की कल्चर किस प्रकार से है, संस्कृति किस प्रकार से है, कितना संस्कृति का है हनुमानगढ़ के अंदर महत्व रहता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी का जो एलेक्सर होता है, जैसा कि आपने बराबर शेप में देखा होगा, और मैं इस शेप को आपको यहां भी दिखा देता हूं, इसका बड़ा ही शानदार महत्व है। जैसे मान लिया हनुमानगढ़ की आकृति अंग्रेजी के एलेक्सर के समान इस प्रकार से हनुमानगढ़ की आकृति है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र आता है मुख्य हनुमानगढ़ आता है। इस क्षेत्र में यहां पर ये हमारा जो मेन हेडक्वार्टर है जहां दुर्ग बना हुआ है, ये मेन क्षेत्र आता है। इस साइड में यहां हनुमानगढ़ स्थित है। ठीक है, इसके साथ यहां पर एक तहसील है जिसका नाम है संगरिया। मतलब हनुमानगढ़ का हर एक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आज वर्तमान में वहां पर विजिट करने को इतना कुछ बड़ा महत्व ना हो, स्थापत्य कला भी अच्छा महत्व ना हो, लेकिन ऐतिहासिक रूप से हनुमानगढ़ को पूरी दुनिया जानती है। यहां पर पड़ता है संगरिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड में जब अपने यहां आएंगे, इस साइड में यहां पर एक तहसील लगती है, ये वाला जो पोर्शन है यहां तहसील लगती है, इसका नाम है पीलीबंगा। बहुत इंपॉर्टेंट तहसील है,
पीलीबंगा, जैसा कि आपको कुछ कुछ हिंट आपको मिलने लग गई है, पीलीबंगा, कालीबंगा, कुछ आप सोच रहे होंगे। इसके अलावा यहां पर एक तहसील आती है जिसका नाम है रावतसर। यहां एक तहसील आती है जिसका नाम क्या आता है, रावतसर तहसील है यहां पर। फिर इसके बाद यहां पर एक तहसील है जिसका नाम है नोहर। नोहर के बाद में हम बात करेंगे, यहां एक तहसील आती है जिसका नाम है भादरा, और इसके बाद एक तहसील यहां आती है जिसका नाम है टिब्बी। ये हनुमानगढ़ की कुछ प्रमुख तहसीलें हैं। जैसा कि आप ऐसी कोई तहसील नहीं जहां पर हमारे तहसील के अंदर कोई ऐतिहासिक महत्व और कल्चर का महत्व न हो। अब देखें क्या है, आप खुद देखते जाओ क्या क्या आपको यहां मिलता है। यदि हम पर्टिकुलर हनुमानगढ़ की बात करें, जैसे मान लो हनुमानगढ़ हम नगर की बात करते हैं कि हनुमानगढ़ नगर में क्या कल्चर का महत्व है, तो वो आप देख लो क्या महत्व है। हनुमानगढ़ में नंबर 1 यहां बना हुआ भटनेर फोर्ट, यहां बना हुआ भटनेर दुर्ग बना हुआ है। दुर्ग के अंदर जैसे मान लो ये दुर्ग की बाउंड्री है, अब मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां है दुर्ग की बाउंड्री। जैसे ही आप दुर्ग के अंदर, अब आपको मैंने ये लोकेशन दिखा दी, आपको तहसील देख लो, आप गौर से एक बार पूर्णता देख लो। यहां संगरिया लगता है, यहां टिब्बी है, यहां पीलीबंगा है, यहां रावतसर है, यहां नोर है, और यहां पर क्या आएगा, भादरा आएगा। ये लो जी, ये आपके सामने पूर्णता क्या होगी, तहसील होगी। अब मैं यहाँ के कल्चर के महत्व को दिखाता हूं आपको कि हनुमानगढ़ का कल्चर का महत्व क्या है। जैसा कि मैंने सबसे पहले शुरू किया, वो किया प्रॉपर हनुमानगढ़ तहसील के अंदर हनुमानगढ़ जो हेडक्वार्टर है वहां पर क्या महत्व है। नंबर 1, जैसा कि आप सभी जानते हो, भटनेर फोर्ट, भटनेर दुर्ग यहाँ का सबसे बड़ा महत्व है। आपने मान लिया इस प्रकार से, ये आपका हो गया अंदर, मान लो फोर्ट हो गया, ठीक है, ये आपका फोर्ट है, इसके अंदर मान लिया, ठीक है। फोर्ट के बीचों बीच यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, बहुत शानदार मंदिर बना है, जैन मंदिर यहां बना हुआ है। ध्यान रहे वो जैन मंदिर किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां दक्षिण की शैली में वो जैन मंदिर बना हुआ है। इस जैन मंदिर की हम यदि बात करते हैं, जैन मंदिर का महत्व क्या है आपको पता है। जैनों के 23 क्या हुए, तीर्थकर हुए हैं, नहीं रटने 23 के 23 कौन से थे, आप याद कर लेना, पहला, 11वां, 10वां, 16वां, 23वां, बस बहुत है। 23 तीर्थकर हुए थे, जिनमें से 16वें तीर्थकर थे जिनका नाम था शांतिनाथ। जिनमें से कौन से थे, शांतिनाथ। 16वें तीर्थकर शांतिनाथ का बड़ा ही भव्यशाली मंदिर, दक्षिण शैली में एक मंदिर बना हुआ है, सफेद मार्बल से बना हुआ है, प्राचीनतम मंदिर है, प्राचीनतम लगभग 7वीं शताब्दी का मंदिर माना जाता है। तो यह मंदिर कहां बना हुआ है, जैन मंदिर भटनेर दुर्ग के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल मध्यस्थ भाग के अंदर ये शांतिनाथ का बना हुआ है। तीर्थकर कौन से थे, 16वें जैन तीर्थकर हुआ करते थे। जस्ट इसके बराबर मतलब पश्चिम साइड में यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, यहां पर भगवान शिव का एक मंदिर, जोरदार मंदिर बना हुआ है। यह भी मंदिर 7वीं शताब्दी का मंदिर है। यह भी कौन सी शताब्दी का है, यह भी 7वीं शताब्दी का मंदिर है। इसकी विशेष बात, इस मंदिर को कहा जाता है भूपतेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर को भूपतेश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं। 7वीं शताब्दी का भव्यशाली मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर की एक खास बात और है, यहां मान्यता है 1000 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना यहां पर क्या है, एक पेड़ है। कौन सा पेड़, जाड़ का पेड़। जाड़ एक पेड़ होता है, जालोर जिले में जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। जाड़ का पेड़ सबसे प्राचीन तो खैर नहीं है, सबसे प्राचीन भी हनुमानगढ़ के अंदर ही आता है, लेकिन वो यहां हनुमानगढ़ जिले के अंदर नहीं है। 1000 वर्ष पुराना जाल का पेड़ इस भूपतेश्वर महादेव मंदिर के अंदर है, जो 7वीं शताब्दी का मंदिर माना जाता है, भूपतेश्वर महादेव मंदिर। और इस दुर्ग के बीचों बीच यहां जैन मंदिर बताया, जो 16वें तीर्थकर शांतिनाथ का मंदिर बताया जाता है। यहां तक आपकी शायद मेरे हिसाब से बात कंप्लीट होगी। दुर्ग के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं साइड से, यहां से दुर्ग के अंदर एंट्री गेट है, और यहां से जैसे ही एंट्री करते हैं तो एंट्री स्थल के सबसे सामने यहां पर वही मंदिर स्थापित है, वही हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, जिसकी स्थापना स्वयं अपने हाथ से सूरज सिंह ने की थी। यहां पर इस प्रकार से एक मंदिर और आता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंट्री करके अंदर जाओगे, हनुमान जी के मंदिर के बाद यहां पर अन्य मंदिर की बात करें तो मंदिरों में करणी माता का भी मंदिर इस दुर्ग के अंदर स्थित है। अच्छा पूजनीय मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर, लगभग 300 साल पुराना करणी माता का मंदिर है। करणी माता के अलावा मंदिर जो दुर्ग का ये वाला कोना है, ये कोना कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम कोना है। इस उत्तर पश्चिम कोने पे यहां एक राधा कृष्ण का मंदिर भी बना हुआ है। राधा कृष्ण का मंदिर बता दिया। ये सारे इसके अंदर प्रमुख क्या बने, मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा इस दुर्ग की जो उत्तरी दीवार है,
इस दुर्ग का जो उत्तरी भाग है यहां पर दो दरगाह बनी हुई है, दो दरगाह। ऊपर तो बैठे हैं मामा जी, मामा पीर बैठे हैं, और थोड़ा सा नीचे यहां एक दरगाह बनी हुई है, उनको बोलते हैं भाणजा पीर। दो यहां पर दरगाह है, एक तो मामा पीर की दरगाह, दूसरी भाणजा पीर की दरगाह, वो भी भटनेर दुर्ग के अंदर यहां पर स्थापित है। ठीक है, इसके अलावा भटनेर की हम और बात कर लें, ईंटों से बना हुआ, ईंटों का निर्मित हमारे राजस्थान नहीं बल्कि उत्तर भारत का सबसे प्राचीनतम किला यही माना जाता है। ठीक है, ईंटों से बना हुआ है, ये पत्थरों से नहीं, इसमें बारीक पतली ईंटों का प्रयोग किया गया है। चिकनी मिट्टी की ईंटें हैं जो बड़ी मजबूत पत्थर की बराबरी करने वाली ईंटें हैं। तो ईंटों से निर्मित राजस्थान का और उत्तर भारत का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा माना गया है, तो वो कौन सा आएगा, वो आपका भटनेर दुर्ग आएगा। ये थे हमारे मुख्य मुख्य हनुमानगढ़ जिले के जो मंदिर है, वो मैंने आपको सारे बताए। हनुमानगढ़ तहसील के अंदर जो मंदिर आते हैं वो बताए। ठीक है, अब 2 नंबर एक स्थान है जिसका नाम है संगरिया। हम संगरिया के कल्चर की महत्व की बात कर ले। संगरिया का महत्व क्या है, एक तो ये हनुमानगढ़ जिले की शिक्षा नगरी मानी जाती है। जितने भी महान हो, बड़े बड़े शिक्षक निकले हैं, बड़े बड़े संत स्वामी केशवानंद जी हुए हैं, उनकी कर्मस्थली और तपोस्थली केशवानंद जी की रही है, तो वो संगरिया क्षेत्र रहा है। यहां पर अभी हाल फिलहाल में एक मंदिर है बहुत शानदार, जो अपना पूरा भारत में कहीं ना कहीं अस्तित्व रखता है। और यहाँ पर शीतल जी महाराज का एक धूना चलता है, यहाँ पर एनी टाइम चलता है। और जो विश्व प्रसिद्ध क्यों नजारा है कि यहाँ पर काली और भैरव का एक मंदिर है, काली माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो 21 मंजिल है। तो स्थल पे मंदिर बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे, कोई 7 मंजिल 11 मंजिल, कोई पहाड़ी पे बना है, कोई कहीं बना है, कोई माउंट आबू बना है, कोई गुरु शिखर पे बना हुआ है। लेकिन स्थल पे सबसे ऊंचा मंदिर एशिया महाद्वीप पे यही आता है। मतलब एशिया महाद्वीप पर स्थल पे सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, काली माता का मंदिर है, जो यहाँ संगरिया के अंदर इस प्रकार से बना हुआ है। नंबर 2 हम इसी संगरिया की बात करें, यहाँ पर एक स्वामी केशवानंद यहाँ संग्रहालय बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट संग्रहालय ये। केशवानंद जी यहाँ बहुत अच्छे इंसान थे और इन्होंने शिक्षा के लिए लोगों में जहर लगाई थी, एक लहर जलाई थी, और अच्छा इन्होंने कार्य किया था। केशवानंद जी का संग्रहालय बना हुआ है जहां पर बहुत से प्रदर्शन की वस्तु मिलती है। चाइनीज कुछ वस्तु वो उस टाइम तिब्बत गए थे तो वहां से लेकर आए थे, या खुदाई वगैरह हुई थी, अवशेष प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर केशवानंद संग्रहालय बना हुआ है। कहाँ, सॉरी, यहाँ संग्रहालय नाम सर छोटू राम संग्रहालय, ये पेपर में पूछा हुआ है। सर छोटू राम संग्रहालय जो बना हुआ है केशवानंद जी संबंध रखता है, तो सर छोटू राम संग्रहालय वो संगरिया के अंदर आपका इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये आपकी मैंने यहाँ विशेष बातें बता दी। जो एक अपनी नहर आती है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP राजस्थान में प्रवेश करती है। गांव है खाराखेड़ा गांव है, इसका संबंध भी संगरिया और संगरिया से रहता है। यहां से प्रवेश करती है IGNP नहर, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो ये संगरिया जिले तहसील की मैंने मुख्य बातें बता दी आपको। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां की तहसील जिसका नाम है रावतसर। देखो यहां पर भी रावतों का अधिकार था, ये भी राठौड़ समाज से संबंध रखते हैं। राठौड़ जो वंश है, आपको जिसमें थोड़ा इनके बारे में, रावतों के बारे में बता दूं, कभी आज तक हाईलाइट नहीं हुआ है, कभी हाईलाइट हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपको पता है, यदि हम मूल वंश की बात करें राठौड़ों की, तो इनमें एक शासक हुए जिनका नाम था राव सिंह जी करके एक शासक हुए थे। मूल पुरुष जो राठौड़ों में हुए थे राव सिंह जी हुए। राव सिंह जी के बाद में आगे चलकर इनमें जोधा जी करके शासक हुए। जोधा जी के पुत्र थे जिनमें से बीका थे, और बीका के भाई थे जिनका नाम बिदा था, और ये अपना बिदावत वंश लेकर अलग हो गए थे। ये जो ताल छापर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में आ गए थे, और ताल छापर क्षेत्र में यहाँ बिद्दासर के गांव है, बिद्दासर में भी आ गए थे। बिदावत परिवार से एक शाखा निकली हुई है इन रावतों की। उन्होंने इस रावसर क्षेत्र में राज किया था। यहाँ एक छोटा सा गढ़ भी बना हुआ, हल्का सा गड्डी बोल से बोलते हैं, रावसर की गड्डी है। इस प्रकार से यहाँ पर फेमस है, ये माना जाता है। ठीक है, बता दिया मैंने। इस रावसर में, प्रॉपर रावसर के अंदर यहां पर एक मंदिर बना हुआ है क्षेत्रपाल जी। तो क्षेत्र की रक्षा करने वाले, हम जिसे सामान्य भाषा में क्षेत्रपाल बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रपाल जी का हनुमानगढ़ जिले का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बना हुआ है, और यहां पर इस मंदिर का महत्व भी पूरे राजस्थान में है। ये भी कंपलसरी देवता होते हैं हमारे समाज के अंदर। क्षेत्रपाल जी का भव्य मंदिर रावसर के अंदर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर 2 यहां पर जाल के वृक्ष है, यहां 2 जाल के वृक्ष है, जो हमारे राजस्थान के सबसे प्राचीनतम जाल वृक्ष माने जाते हैं। इनकी आयु 1500 वर्ष से अधिक बताई गई है।
1500 वर्ष से अधिक बताई गई है। यहाँ क्षेत्रपाल मंदिर के अंदर जो जाल के पेड़ है आप जाके देख सकते हो, यदि आपको विश्वास नहीं है तो ये यहाँ का इतिहास मिलता है रावतसर के बारे में, ठीक है। इसी रावतसर के अंदर ध्यान रहे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है, एक का नाम है धन्नासर प्लस दूसरे स्थान का नाम है बरमसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत से गाइडों के अंदर मेरे को आज तक ऐसी कोई गाइड नहीं मिली जिसके अंदर इस स्थान को लेकर सत्यता की बात हो। मैंने वहां जाके बिल्कुल इस बात से परिचय लिया है कि ये बात सही है गलत है। आपने एक लोक देवता का नाम सुना है, गोगाजी महाराज सुना है। गोगाजी का नाम तो सुना है, पंचपीरों में आता है, लेकिन इनके अलावा एक नाम आता है केसरा कंवर जी का नाम आता है, केसरिया कंवर जी। तो केसरिया कंवर जी का जो मंदिर आता है प्रमुख मंदिर वो इस धन्नासर गांव के अंदर एक स्थान पड़ता है किंकरिया, यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इनकी जो दूसरी ब्रांच है वो बरमसर के अंदर आते हैं। गलत क्या मिलता है, हम अक्सर पढ़ते हैं किताबों में, पता नहीं क्या एक रूपरेखा चला रखी है, गलत पढ़ाते जा रहे हैं कि केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र थे, जबकि यहाँ के जो मूल भगत है वो बताते हैं ना कोई पुत्र नहीं थे, वो तो भांजा बताते हैं। इस प्रकार से कहानी मिलती है। तो ये केसरा कंवर जी के जो प्रमुख मंदिर आते हैं तो इनका स्थान धन्नासर और बरमसर से रहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बाकी इन क्षेत्रों में चूना उत्पादन ज्यादा होता है, चूना यहाँ इस क्षेत्र में खूब निकलता है। मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ये माने जाते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश की ये तहसील है, तो ये यहाँ की विशेषता थी। अब हम चलते हैं नौहर के अंदर। नौहर बहुत इंपॉर्टेंट तहसील है, इतिहास से भरी पड़ी है नौहर भी। हम चले नौहर के अंदर। नौहर के अंदर आप सभी को पता है नौहर तहसील में गांव आता है, उस गांव का नाम ही क्या है, गोगामेड़ी। जबकि आपको पता है गोगा जी के मंदिर को गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी की दो मेड़ियां हैं, एक गोगा जी की शीर्ष मेड़ी वो ददरेवा चूरू के अंदर, वो अगला जिला हमारा चूरू, तो वहां पढ़ेंगे। यहां गोगा जी की एक मेड़ी बनी हुई है जिसे हम धुर मेड़ी के नाम से जानते हैं। धुर मतलब होता है हमारा धड़ से धुर बना हुआ है, धुर मेड़ी बनी है गोगामेड़ी गांव के अंदर। यही की विशेष बात गोगामेड़ी बनी हुई है। प्लस यहाँ पर गोरखनाथ का यहाँ पर एक बहुत बड़ा धूणा बना हुआ है, गोरख टिल्ला जिसे हम बोलते हैं। गोरख टिल्ला एक बहुत शानदार धार्मिक स्थल है, यहाँ एक बहुत शानदार पक्का सरोवर और तालाब भी बना हुआ है। मान्यता है कि इस तालाब के अंदर यहाँ पर स्नान करने से जो चर्म रोग होते हैं, चर्म रोग स्पेशलिस्ट देवता कहलाते हैं ये, सर्प रोग और चर्म रोग, मतलब किसी को सांप सूप काट जाए खा जाए या कोई चर्म रोग से संबंधित किसी को समस्या होती है, यहाँ पर सर्ती इलाज होते हैं, आप आगे करवा सकते हो चाहो तो आप। यहाँ गोगा जी के जो भगत होते हैं वो यहाँ पर सांकड़ या नृत्य करते हैं, मतलब हाथ में एक सांकड़ लेंगे, थड़ी टाइप में होती है, उसके माध्यम से यहाँ पर खेलते रहते हैं। तो ये यहाँ की विशेषता है, सांकड़ी नृत्य गोगा जी के भगत करते हैं। बाकी गोगा जी महाराज की विशेषता में गोगा जी की वीडियो में बताऊंगा गोगा जी की क्या है, पर आप याद रखना नौहर के अंदर गोगामेड़ी और गोरख टिला ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फिर नेक्स्ट तहसील हम बात करते हैं भादरा के बारे में। भादरा तहसील यहाँ आती है। ये तहसील हरियाणा से पूर्णतः जुड़ी हुई है, इसलिए ये जो तहसील है भादरा, यहाँ का पूरा कल्चर, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की टोन पूरी हरियाणवी आती है। राजस्थान की ऐसी कौन सी तहसील है जिसका पूर्णतः कल्चर देखने को हरियाणा जैसा लगता है, जिसकी सर्वाधिक ट्यूनिंग जो आती है वो बोलने में हरियाणा की आती है, खड़ी बोली में आती है, तो हरियाणा में भादरा तहसील है हनुमानगढ़ की, जो पूर्णतः हरियाणा के साथ में अटैच है, हरियाणा जैसा यहाँ मतलब टोन आता है। इसके अलावा यहाँ एक गाँव है डाबड़ी करके गाँव है, यार भादरा में गाँव पड़ता है डाबड़ी। ये डावड़ी गांव कोई और नहीं, इस डावड़ी गांव के अंदर खुदाई हुई थी और डावड़ी गांव अपने आप में एक सभ्यता स्थल से भी संबंध रखता है। डावड़ी का संबंध किससे है, सभ्यता स्थल से इसका संबंध है, तो ये डावड़ी की विशेष बात थी, ये भी भादरा के अंदर आती है। इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं आपको तहसील, जिसका नाम है, तहसील का नाम आएगा पीलीबंगा। पीलीबंगा इतिहास में चर्चा में बहुत ज्यादा है, पीलीबंगा स्वयं भी चर्चा में है, और पीलीबंगा के अलावा एक स्थान और पड़ता है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा भी स्थान चर्चा में है। कालीबंगा के अलावा एक स्थान है रंगमहल, ये भी चर्चा में है, और पीलीबंगा स्वयं भी है। जैसा कि आप सभी जानते हो पीलीबंगा में एक ईंटों से बना हुआ कुआं प्राप्त हुआ था। पीलीबंगा एक गांव भी है, पीलीबंगा तहसील भी है। मैं जो बात कर रहा हूं पीलीबंगा गांव की बात कर रहा हूं, ये भी तहसील के पास ही लगता है, ठीक है। कालीबंगा आप जानते हो अमलानंद घोष ने यहाँ पर बड़ा शानदार खोजा था। अमलानंद घोष की एक खोज आज पूरे भारत में अपना परचम लहराती है, कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियां, और यह भी सभ्यता में डीप से पढ़ेंगे। रंगमहल दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर गुरु शिष्य की प्रतिमाएं प्राप्त हुई, 104 यहां पर तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई, तो ये स्थान है जो पीलीबंगा से संबंध रखते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे तहसील जिसका नाम है टिब्बी।
टिब्बी के बारे में मैंने जो बात की, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ की सबसे कम विकसित तहसील है। आज भी यहाँ पर विधायक नहीं होते। किस तहसील में हनुमानगढ़ में विधायक नहीं है? तो टिब्बी में विधायक नहीं है। यहां पर भी एक गढ़ हुआ करता था, बता देता हूं आपको मैं। इस गढ़ का संबंध डायरेक्ट बीकानेर के शासक से हुआ करता था। बीकानेर के जो शासक थे उन्होंने डायरेक्ट बीकानेर से रेल मार्ग बनाया था। रेल मार्ग डायरेक्ट वो कहां तक? यहां हनुमानगढ़ तक होता था। और इसके बाद वो टिब्बी में गड्डी है वहां आया करते थे। छोटा सा गढ़ बना, उसको गड्डी बोलते हैं, जो आज यहां पर पुलिस थाने के रूप में चेंज हो चुका है। पुलिस थाना जो बना हुआ है टिब्बी का, वो यहां का गढ़ था। उसी गढ़ के अंदर आज टिब्बी पुलिस थाना चलता है। ये टिब्बी की विशेष बात, यहां पर विधायक नहीं है। और इसी टिब्बी की हम और बात कर ले, एक सभ्यता सराते मुंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा एक गांव है, टिब्बी तहसील में गांव आता है। और ये गांव विकसित तो आपने नहीं कह सकते, लेकिन इस गांव की विशेषता यहां सभ्यता स्थल था। सभ्यता स्थल हुआ करता था और आज भी है, उसकी खोज कई बार चलती रहती है, लेकिन पूर्णतः अस्तित्व में नहीं आया। घग्गर नदी किनारे स्थित स्थान है जिसका नाम है मुंडा। ये थी टिब्बी तहसील की बात। ये सारी हमने मोटी मोटी बात पढ़ ली इन सब के बारे में। ये थी इतिहास की और कल्चर से संबंधित हल्की फुल्की बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर की। लेकिन अब हमारा टॉपिक अभी पूरा नहीं होता है। हम यहां देखेंगे हनुमानगढ़ क्षेत्र की भौतिक स्थिति किस प्रकार से। भौतिक स्थिति देखो, अब तक मैंने हिस्ट्री की बात बता दी हनुमानगढ़ के बारे में, प्लस कल्चर की बात बता दी। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ की क्या बात है। हम भौतिक स्थिति की बात करें, हनुमानगढ़ आज हमारे राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में कुल कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। उन जिलों में से जो 12वां जिला जोड़ा गया था, वो 12वां जिला कोई और नहीं, हमारा हनुमानगढ़ ही था, जिसे 2010 में मरुस्थलीय जिला घोषित किया। अभी जो मैंने तहसीलों की बात करी, इनमें से जो तहसील है रावतसर, इनमें तहसील है नोहर, इसमें तहसील है भादरा। ये 3 तहसील ऐसी है जो पूर्णतः मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आती है, जो महान मरुस्थल का कहने के अपना अंग रखती है। तो रावतसर, नोहर, भादरा 3 तहसील पूर्ण रूप से मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आती है। भयंकर मरुस्थल है, बहुत बड़े वाला मरुस्थल है। इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको, एक खुद प्रॉपर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद यहां पर दूसरा टिब्बी, टिब्बी के बाद में संगरिया और पीलीबंगा। ये क्षेत्र ऐसा है, यहां पर घग्गर और आईजीएनपी का भरपूर योगदान है। यहां इस क्षेत्र में भरपूर बड़ा मैदान है। इस मैदान के कारण यहां की उत्पादन क्षमता और भी आगे बढ़ जाती है। और हम बात करें भौतिक प्रदेश की बात करें, तो ये हमारा प्रदेश वैसे तो आता है मरुस्थलीय प्रदेश में। यदि हम कृषि विभाग का डिवाइडेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उस हिसाब से हनुमानगढ़ एक मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। लेकिन हम जैसे ही हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का डिवाइडेशन करते हैं, तब वहां तक राजस्थान का एक बांगर प्रदेश, राजस्थान के बांगर प्रदेश के 4 अंग हैं, जिनमें से घग्गर बेल्ट या सोडावाटी जो प्रदेश आता है, घग्गर मैदान के अंदर हमारे क्षेत्र का नाम लिया जाता है। मैदानी भाग के अंदर भी इसका कहीं न कहीं योगदान है। ठीक है, मैदान के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं क्लाइमेट की, यहाँ की जलवायु की बात करें। जलवायु आम जलवायु है, शुष्क जलवायु है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। शुष्क प्लस यहाँ पर अर्ध शुष्क प्रभाव रहता है। गर्मी भी बहुत आयात में होती है और सर्दी भी। गर्मी में गर्मी ढंग से पड़ती है, सर्दी में सर्दी भी जम के पड़ती है, कोहरा खूब रहता है। ये हनुमानगढ़ की क्लाइमेट के बारे में बात आती है। जबकि स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो हनुमानगढ़ उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। हनुमानगढ़ किस कटिबंध में है? उपोष्ण कटिबंध में है। और हनुमानगढ़ की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जलवायु के बाद यहाँ की रिवर्स स्थिति क्या है, नदियों की यहाँ की स्थिति क्या रहती है। नदी की बात करें, नदी यहाँ पर एक ही है, इसकी 2 यहाँ वाहिकाएं हैं इस नदी की। एक सरस्वती के नाम से फेमस थी, दूसरी द्वसदती के नाम से फेमस थी। जो घग्गर नदी की द्वसदती की जो धारा थी, द्वसदती जिसका नाम था, उसके अंदर क्या है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र में सेम समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो सेम समस्या है तो सेम निकालने का मार्ग बना दिया। इसलिए द्वसदती की धारा को आज स्थानीय लोग यहाँ पर सेम नाला के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक मतलब वो नाला बना दिया, उसमें सेम चलती रहती है, हरा भरा है, नदी जैसा लगता है पर नदी नहीं है। यहाँ लवणीय पानी उसका देखने को मिलता है। तो ये सेम नाले की विशेषता थी। घग्गर नदी की बात हुई। अब यहाँ कृषि के मामले में क्या रिपोर्ट है, कृषि क्या कहती है हनुमानगढ़ जिले की। एक बात याद कर लो हनुमानगढ़ में उत्पादन सर्वाधिक होता है चावल का। हनुमानगढ़ में उत्पादन सर्वाधिक होता है कपास का। हनुमानगढ़ में उत्पादन सर्वाधिक होता है अमरूद का। अमरूद टेस्टी भी होते हैं, शानदार भी होते हैं। हालांकि अमरूद सर्वाधिक सवाई माधोपुर में है। उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक अमरूद हनुमानगढ़ के अंदर होते हैं।
ठीक है। चावल उत्पादन में नंबर स्थान पे, कपास उत्पादन में 1 नंबर पे, अमरूद उत्पादन में मतलब क्वालिटी वाले अमरूद में यहाँ टॉप स्थान में हमारा स्थान रहता है। ठीक है, ये यहाँ के उत्पादन विशेष की प्रणाली है। इसके अलावा आपको कई बार बताया, चना राजस्थान की एक ऐसी फसल है जो राजस्थान के थोड़े भाग में कहीं ना कहीं होती है, और चूना भी एक ऐसा खनिज है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राप्त हमें होता ही रहता है। फिर हम बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की, हम बात कर लेते हैं। वन्य जीव अभयारण्य के अंदर हनुमानगढ़ का नाम नहीं आता है। हनुमानगढ़ के अंदर कोई भी वन्य जीव अभयारण्य, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, कोई टाइगर प्रोजेक्ट, कोई एलिफेंट प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर खुले क्षेत्र में रोजड़े हिरनिये खूब पाए जाते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, बस इसके अलावा और कुछ बात नहीं है। फिर हम बात करें वन्य जीव अभयारण्य के अलावा बात करते हैं उद्योग की बात करें। औद्योगिक की बात करें तो जो इसका जो दक्षिणी बेल्ट है, रावसर वाला बेल्ट है, इस क्षेत्र में यहाँ पर चूना फैक्ट्री या सीमेंट फैक्ट्री बहुतायत में यहाँ पर आप देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो हनुमानगढ़ का प्रॉपर स्थान था, यहाँ स्पिन फेड एक मिल थी जो आज बंद हो चुकी है, स्पिन फेड मिल है, और बड़ा ही अच्छा नाम था, लेकिन इन 3 सालों में उसका इतिहास भी खत्म हो चुका है, मिल प्रॉपर बंद हो चुकी है, इसमें भी इसका नाम पूर्णतः उजड़ चुका है, खनिज वगैरह की बात आ गई। अब हम बात करें डांगर पशुओं में। डांगर पशुओं में कोई विशेष इतना बड़ा योगदान नहीं है, डांगर पशुओं में नॉर्मल सामान्य स्तर पे है। अब हनुमानगढ़ की अन्य जीके की बातें जिनसे हनुमानगढ़ की और भी आगे पहचान बनती है, जैसे सेम समस्या में टॉप में स्थान जो आता है सेम समस्या के अंदर, तो वो स्थान आएगा तो वो हनुमानगढ़ का ही आता है। ठीक है, सेम समस्या के निवारण हेतु एक तहसील है रावतसर क्षेत्र के अंदर बता दूं 2 गांव आते हैं, इस गांव को याद कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो गांव है बड़ोपल, जिसे सेंचुरी के लिए 2013 में ऐड किया था, बाद में रिमूव कर दिया था। बड़ोपल पक्षी अभयारण्य के लिए इसे जोड़ा गया था क्योंकि स्पेस साइबेरियन सार्स यहाँ बहुत देखे जाते हैं। ठीक है, बड़ोपल से लेकर एक गांव पड़ता है यहाँ पर भैरूसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट गांव है, ये याद कर लेना। ठीक है, देखो इस तरफ तो नदी बहती है, बड़ोपल के पास वो धारा सरस्वती के नाम से, यहाँ भी वो घग्गर की धारा है, घग्गर दोनों है, इसके बराबर से एक धारा निकलती है जिसे हम दुवसदती के नाम से जानते हैं, दुवसदती। इन दोनों भागों के मध्य लगभग 30 से 35 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और इस 30 से 35 किलोमीटर क्षेत्रफल में एक बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को सेम समस्या आप बोलते हैं। इस समस्या के निवारण हेतु एक परियोजना चलाई गई जिसे इंडो डच परियोजना के नाम से जानते हैं। यह परियोजना एक देश है हॉलैंड, इस हॉलैंड की सहायता से यह परियोजना चलाई गई थी, 2010 के आसपास चलाई गई थी, पूर्णतः फ्लॉप है, अब चलती नहीं है, बिल्कुल सेम समस्या से प्रभावित एरिया है, कोई सॉल्यूशंस का नहीं लिया जा रहा। 2015 में सेम समस्या को लेकर राजस्थान में सबसे बड़ा धरना यहाँ रहा है, 2 साल भी धरना रहा है, अभी तक धरना पूर्णतः समाप्त नहीं है, जारी है। अभी भी किसानों में यहाँ एक रोष है, शोक लगा हुआ है कि हमारी जमीनें पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है इसको लेकर। ये सब बातें थी विद्यार्थियों, ये बात भी आपकी कंप्लीट हुई। अब बताओ इसके अलावा यदि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो मुझे आप बता सकते हो। हनुमानगढ़ जिला ऐसा है जिसके जिला मुख्यालय से कोई भी एनएच नहीं गुजरता है। हनुमानगढ़ जिले के पश्चिमी भाग से एक एनएच गुजरता है जिसका नाम NH62, मतलब जिसे हम पहले NH15 के नाम से जानते थे। मात्र 8 किलोमीटर की सीमा लगाते हुए पीलीबंगा तहसील में से एक राजमार्ग गुजरता है जिसका नाम है NH62, हम जिसे पहले 15 के नाम से जानते थे। ये पठानकोट से पंजाब से शुरू होकर ये जाता है गुजरात तक जाता है, कांडला बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक इस प्रकार से तो ये था, ये यहाँ नेशनल हाईवे की हमने बात कर ली। इसके अलावा यदि आपके दिमाग में कोई और बात है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2005 के अंदर मेगा हाईवे प्रोजेक्ट चलाया गया था। मेगा हाईवे जो प्रोजेक्ट था, मेगा हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर इसके अंदर 2 क्षेत्रों को केंद्र रखा गया था। एक था किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर से लेकर हनुमानगढ़ तक बना था मेगा हाईवे। ये कार्य 2005 से वसुंधरा का सुंदर काम है, जिसमें पहले प्रोजेक्ट के अंदर 406 किलोमीटर की एक लंबी सड़क बनी थी जिसे मेगा हाईवे प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसमें भी हनुमानगढ़ का स्थान टॉप में रहा था। हनुमानगढ़ से शुरू होकर वो किशनगढ़ अजमेर तक रोड हुआ करती थी, 406 किलोमीटर। आज भी रोड है, अच्छी स्थिति में रोड है वो, टोल टैक्स तो बंद हो चुका है इस प्रकार से। तो ये था हनुमानगढ़ के बारे में कंप्लीट ऐतिहासिक महत्व, कंप्लीट सांस्कृतिक महत्व, कंप्लीट भौगोलिक महत्व। इसके अलावा मेरे से कोई बात रह गई तो मैं समाज प्रार्थी हूं आपका। हाँ, एक बात मेरे दिमाग में और आ गई, हनुमानगढ़ जिले के अंदर 2-3 मैं धार्मिक महत्वों को भूल गया, वो धार्मिक महत्व वापस आपका अपडेट कर देता हूं।
देखो हनुमानगढ़ के अंदर ही एक फेमस मंदिर है जिसका नाम भद्रकाली माता का मंदिर। और भद्रकाली माता का मंदिर आप सभी को पता है, अकबर के कहने पर इस मंदिर का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। मंदिर बहुत शानदार है। भद्रकाली माता ऐतिहासिक मंदिर है। भद्रकाली माता के प्रथम पुजारी का नाम अमरनाथ जी बताया जाता है। मुख्य भवन का निर्माण मुस्लिम शैली के अंदर हुआ है। और मैं ये मंदिर आपको जल्द ही लाइव भी दिखा दूंगा। हनुमानगढ़ की कंप्लीट जानकारी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हनुमानगढ़ जाने का, हनुमानगढ़ के जितना भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है मैं आपको पूरी लाइव दिखाने वाला हूं, पूरा वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा। ओके, ये मेरा आपसे दावा है। ये अमरपुरा थेड़ीकरे गांव है, वहां पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर हनुमानगढ़ टाउन के अंदर एक स्थान पड़ता है। प्रॉपर वहां पर क्या है कि एक जनश्रुति बताई जाती है कि यहां नदी में एक सील तैर कर आ गई। सील मतलब चट्टान तैर के आ गई। उस चट्टान की आज इतनी बड़ी महत्व है वहां पर। कोई भी गुरुवार होता है, उस शुक्ल गुरुवार को यहां पर धोख लगती है। इस सील को धोने का महत्व है और इस सील को हर समाज का व्यक्ति मानता है, चाहे वो मोमडन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है। इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का एक प्रतीक भी आपके सामने। और हिंदू लोग इसे शीला माता के नाम से जानते हैं और मुस्लिम लोग इसे शीला पीर के नाम से जानते हैं। सब लोगों की अपनी अलग अलग मान्यता है। दूध से धोने को इसका महत्व रहता है। और हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर एक बड़ा मेला भी लगता है। शुक्ल बृहस्पतिवार को मेला भरता है। तो शीला माता या शीला पीर एक ही बात है। यह भी हनुमानगढ़ की एक विशेष आकर्षण की बात है, जहां पर बहुत बड़ा एक मेला भरता है। हनुमानगढ़ की संपूर्ण बातों को मैंने मेरे हिसाब से आपके सामने गा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और खुशी की बात यह कि मैं भी हनुमानगढ़ का ही हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हनुमानगढ़ के परचम को लहराने में मैं बड़ा सहयोग कर रहा हूँ। हनुमानगढ़ की जानकारियों को आगे बढ़ाने में, हनुमानगढ़ को, इसके इतिहास को, यहाँ के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए मैं भी कई प्रयास कर रहा हूँ। जय राजस्थान, जय भारत, जय हनुमानगढ़। इसमें यदि मैंने कोई गलत बात बताई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो, सर यह आपकी बात सही नहीं थी, गलत है, उसका निष्कर्ष निकालेंगे। मेरे हिसाब से मैंने कोई गलती इसमें नहीं की है। और इसके अलावा भी आपको अन्य महत्वों का ज्ञान है, पता है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपके साथ साथ और भी अन्य विद्यार्थियों को लाभ हो जाए। और जो अन्य विद्यार्थी पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में भी और विकसित होंगे और भी दिमाग चलेगा। और आज हम हनुमानगढ़ को यही विश्राम प्रदान करते हैं। फिर हम नए टॉपिक के साथ, नए चूरू जिले के साथ मुलाकात करूंगा। हनुमान जी को चूरू में का भोग लगाएंगे अगले जिले के अंदर। तब तक के लिए मेरा बहुत बहुत आपको नमस्कार। ओके, बाय।